हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं जिनमें अलग अलग सिक्योरिटीज़ या शेयर स्टॉक को हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है और डिफरेंट इंडिकेटर्स को हमने समझा है। अभी आप देखें, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास में कैंडल स्टिक चार्ट है और अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को अप्लाई करते हैं। बॉलिंजर बैंड्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उनको हम रख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये लोअर बैंड, ये मिडल बैंड और ये अपर बैंड है। कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उसके पहले ये एक रेंज में ही चल रहा था। सारी लाइन जो है पैरेलल थी, तो वो एक रेंज बाउंड था। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं जूम इन करता हूँ तो ये एक रेंज में है, तो साइडवेज जोन भी कहते हैं। एक रेंज में, एक लिमिटेड रेंज में या नैरो रेंज में चल रहा था। कल ब्रॉडर रेंज में चल रहा था। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें और इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि RSI। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से टाइम फ्रेम मैंने 50 मिनट्स के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से RSI में 2 सेलेक्ट करूँगा। ओवरबॉट जोन को मैं 70 से सेट करूँगा और ओवरसोल्ड को मैं 30 से सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड के कलर जो है ग्रेइश आ रहे हैं, ब्लैकिश आ रहे हैं, इनको मैं चेंज कर दूँगा। ओवरबॉट को मैं ग्रीन में रखूँगा और ओवरसोल्ड को मैं रेड में रखूँगा। तो इस तरह से आप जो है अपना इंडिकेटर्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बड़ा इजी हो जाता है कि कभी ओवरबॉट जोन में गया, कभी ओवरसोल्ड जोन में रहो, कितनी देर तक वहाँ रहा, विजुअली समझने में बड़ा आसान हो जाता है। एक और इंडिकेटर हम यहाँ पर लगा लेंगे फटाफट, MACD। जब हम MACD को लगाते हैं तो यहाँ पर MACD लाइन जो है ब्लैक कलर की और सिग्नल रेड की है, तो मैं यहाँ पर MACD लाइन को ब्लू कलर में रखना पसंद करूँगा, ताकि मुझे पता रहे कि ब्लू लाइन जो है मेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो मैं वहीं सिग्नल को ब्लैक कर दूँगा, बाकी की वैल्यूज़ के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। इस तरह से मैंने ये अपना चार्ट सेटअप कर दिया है, जो कि अच्छा है, गुड इनफ है। आप ज़्यादा इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो नई चीज़ बताने वाला हूँ वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर मैं विस्तार से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको शॉर्टकट में छोटी छोटी चीज़ें समझाना, ताकि आप उन्हें ग्रास्प करते जाएं और फिर हम आगे बढ़ें और डिटेल में समझें। तो 5 पीरियड्स का मूविंग एवरेज हम यूज़ कर रहे हैं। टाइप जो है हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे। देखिए, सिंपल में क्या होता है, पिछली 5 कैंडल्स या पिछले 5 सेशंस को इक्वल वेटेज मिलेगा, जबकि एक्सपोनेंशियल में रिसेंट की जो कैंडल्स है, मोस्ट रिसेंट की जो सेशंस हैं, उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। 5 EMA मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट EMA है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं इसको ब्लू कलर में रखूँगा। अब देखिए, वहाँ पर आ गया है। और प्राइस अगर 5 EMA से ऊपर जा रही होती है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उसको ख़रीदने में, और 5 EMA से नीचे है तो मैं वेट करूँगा फिर से अपसाइड मूवमेंट आने में। लेकिन सिर्फ 5 EMA से ही मैं ये डिसीजन नहीं ले पाऊँगा। मैं ये भी देखूँगा कि 5 EMA ने 8 EMA को क्रॉस किया है क्या। सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे। 8 EMA का कलर मैं थोड़ा डार्क येलो रख रहा हूँ। ये देखिए, तो देखा जाए तो 5 EMA ने 8 EMA को डाउन साइड में क्रॉस किया, यानी डाउन साइड रहा है और लगभग उसके चिपक करके ही चलता रहा है। तो रेंज बाउंड है, मैंने आपको क्लियरली बोला है पहले भी कि रेंज बाउंड रहा है यहाँ से। और अगला मूविंग एवरेज जो हम रखेंगे एक और, वो है 13। सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल यूज़ करना है और उसको मैं यहाँ पर पिंक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं रेड या ग्रीन इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैंडल्स के कलर्स के साथ में वो मैच होकर के, मर्ज होकर के जो है थोड़ा विजुअली क्लियर नहीं रहता है। और फिर ब्लैक कलर में ऑलरेडी मेरे पास में बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है। तो ये देखिए, मेरा
ब्लू येलो पिंक तीनों लाइंस सेटअप हो गई है मूविंग एवरेज की। कैसे पता चलेगा? माउस को ले जाए और माउस पॉइंटर को, और आपको पता चलेगा कि ये हाईलाइटेड किया हुआ ब्लू वाला जो है 5 EM है, और हाईलाइटेड किया हुआ येलो वाला 8 EM है, और हाईलाइटेड किया हुआ पिंक वाला 13 EM है। तो एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट नहीं करते तो ये सिंपल मूविंग एवरेज कहलाता। एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करने से ये EMI या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहलाता है। बात को समझिएगा कि मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज सारी कैंडल्स को, सारे सेशंस को, जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है उसको इक्वल वेटेज देता है। एक्सपोनेंशियल रिसेंट के सेशंस या रिसेंट की कैंडल्स को ज़्यादा वेटेज देता है। तो ये ज़्यादा ठीक रहता है कि रिसेंट के चेंजेस क्या हुआ है बजाय सबको इक्वल वेटेज देने के। अगर हम जब लंबे टाइम फ्रेम की बात करें 50, 100, 200, तब सिंपल मूविंग एवरेज इज़ गुड इनफ। तो अभी मेरा इंट्राडे का चार्ट पूरा सेटअप हो गया है। हम चाहे तो और भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंडिकेटर्स कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। 3 या 4 सफिशिएंट है। तो एक है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की 3 लाइन्स जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग में भी। वैल्यूज़ उनकी अलग रखता हूँ। बॉलिंजर बैंड इसलिए लगाया है कि वॉलेटिलिटी का पता चले। RSI भी इसलिए लगाया है कि अभी ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, ये जाने में मदद मिले। MACD इसलिए लगाया कि अभी मोमेंटम किधर जा रहा है, प्राइस से दूर जा रहा है, प्राइस के पास में आ रहा है। कौन सी प्राइस? एक मिडल प्राइस या मिड रेंज भी कह सकते हो। साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए आप मैन्युअली भी समझ सकते हैं कि कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो अगर वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, पीवट पॉइंट्स भी लगा सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर अगर आप पीवट पॉइंट्स लगाते हैं तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मिडल वैल्यू यानी पीवट पॉइंट अपना यहाँ पर बन जाएगा। तो आप यहाँ देखें, रेड जो लाइन्स हैं वो रेजिस्टेंस की है, ग्रीन जो लाइन्स हैं ये सारी सपोर्ट की है, और जो ब्लैक लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है ये पीवट पॉइंट की यानी मिडल लाइन है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है कि सपोर्ट पर प्राइस जाती है और नीचे नहीं गिरती तो सपोर्ट पे फ्रेश बाइंग देखने को मिलती है। उसी तरह से रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस से प्राइस ऊपर नहीं टिकती और वापस स्लाइड होकर नीचे आती है तो वहाँ पर सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो लोगों का ऐसा मानसिकता हो सकती है कि सपोर्ट पे आए तो बाय करो, रेजिस्टेंस पर आए तो सेल करो, वेरी सिंपल। लेकिन इस बात को ज़रूर ऑब्जर्व करें कि इन दोनों ही लेवल पे प्राइस रुक भी रही है या उन लेवल्स को ब्रेक कर रही है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ तक जाए, और अगर सस्टेन नहीं करती है तो वापस ऊपर मुड़ सकती है। तो सपोर्ट मैंने जैसे कि आपको बताया एक फर्श की तरह, फ्लोर की तरह काम करता है। आपने गेंद फेंकी, गेंद वापस उछल जाती है। रेजिस्टेंस छत की तरह होता है, सीलिंग की तरह होता है, ऊपर से टकराई और वापस नीचे आ जाती है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, इसलिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। मैं यहाँ पर इस समय पिवट पॉइंट्स वाले को हटा रहा हूँ, इससे मेरे को चार्ट देखने में थोड़ा सुविधा हो रही है, क्लियर हो रहा है, ज़्यादा क्लमजी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यही था कि आप कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। किस तरह से टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको लगाने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जाकर के आप लगा सकते हैं, कहीं पर स्टडीज, फंक्शंस या इंडिकेटर्स या रिसर्च ऐसा कुछ लिखा हुआ हो सकता है। थोड़ा एक्सप्लोर करें जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उस पर। मैं स्विच करता हूँ investing.com वाले प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर मैं जिस भी कमोडिटी में या सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हूँ उसका ट्रेड देख सकता हूँ। जैसे निकल, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कल इसने काफ़ी जो है जंप किया। यहाँ टेक्निकली देखते हैं तो यहाँ पर बाय का जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहा है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें कोई न्यूज़ यहाँ पर है जो मेरे को हेल्प कर सकती है ट्रेड सेटअप में। एनालिसिस होता है, एनालिसिस भी आप पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। एक में मैं यहाँ जाता हूँ, सिल्वर में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। तो कल जैसे कि देखा यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर नीचे गिरने लगा, स्लाइड किया। यहाँ पर मुझे इसका चार्ट देखना है
तो मैं यहीं से इसका चार्ट देख सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू पे जा रहे हैं तो इस तरह से आप इंडिकेटर्स वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। सीखने के लिए आपको कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, ज़रूर फीडबैक दें, कमेंट में लिखें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।